है हम फोर्थ यूनिट का बी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है ऑल्टरनेटिंग करंट्स। ऑल्टरनेटिंग करंट्स, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर पूरा मैथमेटिकल बेस्ड है। इसमें मैथमेटिक्स यूज़ होनी है, तो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स को ये चैप्टर काफ़ी इजी लगता है, लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होता है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन के स्टेप होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, देखिए जो हमारे घर के सारे अप्लायंसेस हैं वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज पे वर्क करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जितने सारे एसी जनरेटर हैं, मोटर्स हैं, वो सारे जितनी भी कमर्शियल स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है या डोमेस्टिक स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, वो सारा कंसेप्ट इलेक्ट्रिकल करंट का बेस है ऑल्टरनेटिंग करंट पे, जो हम घरों में अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। जैसे कार है, जनरेटर, मोटर, वो सब इसी पे बेस्ड है। ठीक, तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर डायरेक्ट करंट। करंट जो बेसिकली दो तरह का है, ऑल्टरनेटिंग करंट और सेकंड टाइप होती है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है। हमने अपनी फिज़िक्स की बुक के सेकंड यूनिट में डायरेक्ट करंट पढ़ा था, याद हो आपको तो। हमने बेसिक सा एक रजिस्टर लिया था और उसके ऊपर हम बैटरी लगा देते थे कि ये डायरेक्ट करंट हम उस पर सप्लाई कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट करंट का कंसेप्ट हम सेकंड यूनिट में पढ़ाए हैं। अब हमने इस यूनिट में ऑल्टरनेटिंग करंट को पढ़ना है। तो सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन, ये करंट होता क्या है कि वो करंट है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है और विद टाइम, और पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, हाँ ये हो जाएगी, मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड पोलैरिटी रिवर्स पीरियोडिकली। पोलैरिटी रिवर्स पीरियोडिकली, इसका मीनिंग क्या है? ये करंट ऐसे मूव करता है, ऐसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, फिर कम होती है, फिर इसका जो साइकिल है वो रिवर्स हो जाता है। तो इसमें जो ये एक्सिस है वो टाइम के साथ हम नोटिस कर रहे हैं करंट की वेरिएशन। तो एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम प्लॉट कर दिया और वाई एक्सिस पे करंट ले लिया। तो ये देखिए डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, बार बार मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है फिर कम हो रहा है, और इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर रही है पीरियोडिकली। ठीक है, तो यहाँ पे 0, जब एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है तो टाइम हो जाता है कैपिटल T, और जब नेक्स्ट साइकिल कंप्लीट होगा तो टाइम हो जाएगा 2T। तो यहाँ पे जो ये मिडल है इसमें टाइम होगा 3/2, और 0 और T/2 के मिडल में क्या होता है T/4, और यहाँ पे होगा 3T/4। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट की वेरिएशन हो गई। और ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखते हैं I = I0 sin ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, और जो ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है 2π/t, और इसे हम 2π न्यू भी लिख सकते हैं। ये जो न्यू है इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक सेकंड में ये कितनी बार ऑसिलेट करती है ये वेव। फाइन, तो AC की जो वेरिएशन है विद टाइम वो मैंने ग्राफ में शो की है। अगर ऐसी ही वेरिएशन हमें वोल्टेज की लिखनी हो तो हम लिखेंगे V = V0 sin ओमेगा t। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करंट की वेरिएशन के लिए है और ये वोल्टेज की वेरिएशन के लिए है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो डायरेक्ट करंट हम नहीं यूज़ करते, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट का एक एडवांटेज है कि इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट को हम इजीली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकते हैं बाय यूजिंग अ ट्रांसफार्मर। देखो बच्चे, जो पीछे से ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है ना वो 220 वोल्ट की है, मीन्स उसकी जो वोल्टेज है, इस करंट की वोल्टेज 220 वोल्ट होती है। तो हमारे सारे अप्लायंसेस 220 वोल्ट पे वर्क नहीं करते। कुछ अप्लायंसेस जैसे स्ट्रेटनर है, टोस्टर है, वो 50 वोल्ट या 20 वोल्ट पे वर्क करते हैं, बट कुछ अप्लायंसेस को इससे भी ज़्यादा वोल्टेज चाहिए रन होने के लिए, जैसे AC है, हाई वोल्टेज पे काम करता है। तो लेकिन सप्लाई तो फिक्स हो रही है, 220 वोल्ट आ रही है, तो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं? हम ट्रांसफार्मर की हेल्प से उस वोल्टेज को अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्टेप डाउन कर सकते हैं। जैसे मुझे 220 वोल्ट से टोस्टर रन कराना है तो उसके अंदर छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होगा जो 50 वोल्ट में उसे कन्वर्ट कर देगा। स्टेप अप करने के लिए सपोज 220 वोल्ट से हमें 250 वोल्ट बनानी है, तो स्टेप अप जैसे AC के वो है रेगुलेटर है, उसमें स्टेबलाइज़र है जो, उसमें ट्रांसफार्मर होगा जो उसकी वोल्टेज को
उतनी वैल्यू तक रेज कर देगा जितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो स्टेप अप और स्टेप डाउन हम एसी को कर सकते हैं, ये फीचर डीसी का नहीं है, इसलिए एसी को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एसी की जो जनरेशन है, मीन्स इसको जनरेट करना और फिर इसको ट्रांसमिट करना, ये इजी है एज़ कम्पेयर टू डीसी। और एसी इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन इजी है, तो वो इसको इकोनॉमिकल बना देती है। और ये एसी जो है वो डीसी से थोड़ी चीप है, सस्ती है, लेस कॉस्टली देन डीसी। ठीक है। तो और एसी का एक सबसे बड़ा फीचर्स है कि जो भी मशीन हमने एसी से रन करवानी है, अगर हम उनको बनाएं तो वो स्मॉल साइज़ की बन सकती हैं एज़ कम्पेयर टू डीसी। तो जो डीसी की मशीन्स होती हैं वो हैवी हो जाती हैं। ठीक है। तो एसी की मशीन स्मॉल साइज़ की बन सकती हैं और उनकी लॉन्गर लाइफ होती है। और एसी को कंट्रोल करना इजी है एज़ कम्पेयर टू डीसी। तो इसकी जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोल्ड बेटर है विदाउट एनी लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर दैन डीसी। फाइन। और एसी की जो पावर कंजम्पशन है, या कह सकते हैं हम कि उसके जो पावर के लॉसेस हैं वो कम है, और ये बिना पावर के लॉस किए, मतलब पावर के लॉस कम हुए डिस्टेंस प्लेसेस तक पहुंच सकती है। इसीलिए हम सारे घरों में एसी को यूज़ कर रहे हैं दैन डीसी। बट हम एसी को कहाँ यूज़ नहीं कर सकते? एसी जो है वो रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मेटल्स को रिफाइन करना, जिसमें एक प्लेट कैथोड की होती है, दूसरे एनोड की होती है, ऊपर सेल लगा के ऐसे एक के ऊपर दूसरी प्लेटिंग करनी होती है। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, तो ऐसे प्रोसेस में एसी यूज़ नहीं हो सकती, तो उसके लिए हमें डीसी ही यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है। देखो जो हमारा मोबाइल भी चार्ज हो रहा है ना, वो भी डीसी पे होता है, बट सप्लाई तो एसी की आ रही है। तो मीन्स मोबाइल के चार्जर के अंदर भी ऐसे डिवाइसेस लगे हैं, जैसे रेक्टिफायर होता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो मीन्स कहीं जगह पे हमें डीसी चाहिए भी, तो फिर हम रेक्टिफायर यूज़ करके एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट ओवरऑल घरों में सप्लाई एसी की है। फाइन। अब एसी की अगर कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर डीसी, तो एसी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के प्रोसेस में और इलेक्ट्रो प्लेटिंग के प्रोसेस में हम एसी को यूज़ नहीं कर सकते। फाइन। और जो एसी है ना, उसकी जो पीक वैल्यू होती है वो √2 टाइम्स होती है एज़ कम्पेयर टू डीसी। मैं रिपीट कर रही हूँ, एसी ना डीसी से ज़्यादा डेंजरस होती है। उसका रीज़न क्या है? डीसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो √2 टाइम्स है। जैसे सपोज़ इसकी एग्जांपल सुनिए, सपोज़ 220 वोल्ट की सप्लाई है डोमेस्टिक की। ठीक है। तो जो इफ़ेक्टिव वैल्यू बनेगी ना, वो कितनी बनेगी? इफ़ेक्टिव वैल्यू √2 टाइम्स इंटू 220 वोल्ट की सप्लाई है, तो ये कितनी हो गई? 311 वोल्ट। मीन्स इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी इज √2 टाइम्स दिस वैल्यू। तो अगर दोनों आ रही हैं, डीसी भी आ रही है, एसी भी आ रही है, तो डीसी होगी 220 वोल्ट की, और एसी की जो इफेक्टिव वैल्यू फील होगी वो हो जाएगी 311 वोल्ट की। ये बच्चे एक मैथमेटिकल स्टेप है, ये मैं अभी आपको 3rd या 4th टॉपिक में बताऊंगी कि √2 कैसे होती है। तो ये स्टेप मैं रिपीट कर रही हूँ कि एसी जो है इज़ मोर डेंजरस दैन डीसी, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डीसी इज़ √2 टाइम्स द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। मीन्स अगर डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट है, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी वो √2 टाइम्स 220 हो जाएगी, मीन्स 311 वोल्ट। तो ये वैल्यू बन गई एसी की इफेक्टिव वैल्यू, और अगर डीसी 220 वोल्ट की आ रही है तो एसी बन जाएगी 311 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू इसकी। तो इसलिए एसी इज़ मोर डेंजरस दैन डीसी, बट स्टिल हम इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी सबसे मेन इसका जो फीचर है कि इट कैन बी ईजिली स्टेप अप और स्टेप डाउन बाय यूजिंग अ ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पेपर में काफ़ी बार आता है, और इसका क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता है कि शो दैट ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू फॉर अ फुल साइकिल इज़ 0। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसका क्वेश्चन पेपर में आता है कि शो दैट फॉर फुल साइकिल ऑल्टरनेटिंग करंट एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 0। ऐसे इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। चलिए इस आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि ये है क्या और ये आर्टिकल हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इसका काम है इसका पढ़ने का। देखो बच्चे, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो हर स्टेप पे उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता है विद टाइम, ऐसे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि किसी कंडक्टर में 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें कैसे पता 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट कुछ और है, इस टाइम में करंट कुछ और है, इस टाइम पे करंट की वैल्यू कुछ और है, तो हर टाइम पे करंट अलग है। तो जब मैं कह रही हूँ एक बार में 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो ये 5 एम्पियर क्या है, किसी इंस्टेंट पे 5 एम्पियर है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है 5 एम्पियर, ये क्या है। तो बच्चे, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो हर टाइम पे चेंज होता है, इसलिए हम उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एवरेज वैल्यू क्या है, हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अगर हम हर वैल्यू को निकाल लें और सबको ऐड कर दें डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एवरेज तो वही होती है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ आप अपने वेट बताइए, तो मैंने 5 बच्चों के वेट पूछ लिए कि +2 के बच्चों का एवरेज वेट कितना होना चाहिए, तो 5 बच्चों के वेट को मैं ऐड कर दूंगी डिवाइडेड बाय 5, तो सपोज आया 56, तो मीन्स एवरेज आपकी क्लास का वेट 56 होना चाहिए +2 के बच्चे का। तो अगर इसकी एवरेज निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका एक स्टेप है कि हम एक किसी सर्किट में, सपोज किसी वायर में डीसी की सप्लाई लगा देते हैं, ठीक है। तो डीसी की सप्लाई लगाने के बाद इस पॉइंट से दूसरे एंड पर चार्ज ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, मींस करंट फ्लो करेगा। तो हमने देखना है कि कितना चार्ज डीसी ने भेजा, सपोज टी टाइम में। तो चार्ज जितना डीसी भेजेगी, सपोज 5 एम्पियर की डीसी लगाई, उसने जितना चार्ज भेजा, जब उतना चार्ज कलेक्ट हो गया सेम टाइम में, तो वो एसी की एवरेज वैल्यू होगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, सपोज किसी सर्किट में डीसी ने कुछ चार्ज भेजा, ठीक है, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में, जब उतना ही चार्ज ऑल्टरनेटिंग करंट भेजेगा सेम टाइम में, तो दोनों की एवरेज वैल्यू सेम होगी। तो एवरेज इसकी कैसे निकालेंगे, एवरेज इसकी कैसे निकालेंगे, हम डीसी सर्किट में से देखेंगे कि डीसी ने कितना चार्ज भेजा उसी 5 सेकंड में, उसी 5 सेकंड में जब एसी ने उतना ही चार्ज भेज दिया होगा, तब उस पॉइंट पे जो एसी की वैल्यू होगी वो एवरेज वैल्यू होगी। फाइन। तो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखिए क्या है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कैसे निकाल सकते हैं, इज एक्सप्रेस्ड बाय दैट डीसी करंट विच ट्रांसफर्स अक्रॉस any point of circuit the same charge as it transferred by the AC current for the same time। जितना चार्ज DC करंट भेज रहा है उतना ही चार्ज AC करंट भेजेगा सेम टाइम में, तो वो दोनों वो होगी एवरेज वैल्यू AC की। डेफिनेशन फिर से देख लीजिए कि मीन वैल्यू का मतलब है कि दैट वैल्यू ऑफ direct current which send the same amount of charge through a circuit in a given interval of time as it sent by the alternating current through the same circuit in the same interval of time। फाइन। इसका मीनिंग क्या है कि अगर AC करंट ने AC current I in a circuit flows for t second and charge Q is transferred across any point of the circuit in this time t by this AC current, then the same charge Q will be transferred by its average current I average in the same time, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। तो डेफिनेशन ऊपर वाली है, आप उसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको हमने निकालना कैसे है, इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन निकालने के लिए हमें चार्ज भेज रहे हैं हम स्टेप में, तो सबसे पहले हम चार्ज देखेंगे, चार्ज क्या होता है। करंट I इज इक्वल टू dq बाय dt। सो dq चार्ज हो गया I इंटू dt, ये क्या है, दिस वैल्यू इज मीन्स चार्ज सेंट बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट I इन टाइम dt। फाइन। ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेट ऑल्टरनेटिंग करंट is represented by I is equal to I naught sin omega t। This is first and this is second. Put value of 1 in second.
तो डी क्यू बनेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, ये जो चार्ज भेजा एसी ने वो हाफ साइकिल के लिए भेजा, मीन्स 0 से t/2। ये 0 था, बीच में है t/2 और ये t/2। दिस इज कॉल्ड हाफ साइकिल। फुल साइकिल मतलब ऐसे, हाफ साइकिल मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो मीन्स कि चार्ज सेंट बाय एसी इन द फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से 2 is given by integrating above equation dq from 0 to t/2 आई नॉट टाइम पे डिपेंड नहीं करता इसलिए बाहर साइन ओमेगा टी डी टी। अब ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं इंटीग्रेशन के। डी क्यू की इंटीग्रेशन क्यू, आई नॉट बाहर, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज ओमेगा टी, या मैथ्स में भी इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे कुछ टाइम बाद। ओमेगा टी की इंटीग्रेशन फिर से होगी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ओमेगा 0 to t/2। साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला माइनस कॉज ओमेगा टी, और ओमेगा टी की इंटीग्रेशन फिर से होगी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू आई नॉट माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी फ्रॉम 0 to t/2। इसे और सॉल्व करते हैं। Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ओमेगा कॉस, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, इस t की जगह अपर लिमिट t/2 माइनस ओमेगा एज इट इज t की वैल्यू 0। मैं स्टेप रिपीट कर रही हूँ। ये ओमेगा पुट किया 2π/t, स्मॉल t की जगह अपर लिमिट t/2 माइनस कॉस ओमेगा, स्मॉल t की जगह लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा इंटू 0 0 एंड कॉस 0 इज 1, कॉस पाई इज -1। फाइन, तो नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा -1 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस Q हो गया आई नॉट बाय ओमेगा इंटू 2। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये चार्ज की वैल्यू निकाली है Q। अब हम ये मान रहे हैं कि आई एवरेज जो है वो है मीन वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो चार्ज वो कितना भेजेगा, चार्ज सेंट बाय इट मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट इन टाइम 0 से t/2। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई हम ले रहे हैं एवरेज वैल्यू क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं, और कितने टाइम के लिए, हाफ साइकिल के लिए। तो ये चार्ज ऑल्टरनेटिंग करंट भेजेगा Q इज इक्वल टू आई एवरेज इंटू t/2। तो यहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन, और सॉरी दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, इनको इक्वेट करते हैं। तो आई एवरेज इंटू t/2 इज इक्वल टू 2I0 बाई ओमेगा। ठीक है, आई एवरेज मैं निकाल रही हूँ वो अपनी तरफ रखूँगी, बाकी सारे टर्म उधर ले जाते हैं। ये जो ओमेगा है बच्चे, इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, तो 2I0 ओमेगा की जगह 2π, t ऊपर चला जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा, t नीचे आएगा, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। आई एवरेज इज इक्वल टू 2I0 बाय पाई। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 2π की वैल्यू 3.14 इंटू I0, इसे सॉल्व करके आता है 0.37 I0। तो ये है करंट की एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए, मतलब पॉजिटिव साइकिल के लिए। देखो बच्चे होता क्या है, जितनी वैल्यू ऊपर पॉजिटिव है उतनी ही नीचे नेगेटिव है। मींस जब मैं आई एवरेज नीचे वाले साइकिल के लिए सॉल्व करूँगी, आई एवरेज की वैल्यू कौन से साइकिल के लिए, t/2 से t तक, मींस नीचे वाला साइकिल, तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा, वो आएगा -0.37 I0। तो जब मैं फुल साइकिल देखूँगी तो ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव, क्योंकि जितनी ऊपर पॉजिटिव है उतनी ही नीचे नेगेटिव है, तो सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। तो फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट हो गया 0।
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो फुल साइकिल के लिए हमेशा मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 0। पॉजिटिव हाफ के लिए पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव हाफ के लिए नेगेटिव वैल्यू। फाइन। तो ये था एक्सप्रेशन एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का।